गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी पिछले जो वीडियो था उसमें अपने विमी विश्लेषण के बारे में पढ़ा था, क्या होती है विमाएँ, कैसे निकालते हैं। तो उन विमाओं को कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके थे। अब इसके आगे का पोर्शन अपन पढ़ने वाले हैं, तो विमाओं के बारे में एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो क्या क्या पढ़ा था अपन ने कि विमाएँ कैसे होती हैं, कैसे निकालते हैं। तो 5 भौतिक राशियों को हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं, 7 में से 5। पहली होती है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कहीं पर भी है तो उसको हम m1 लिखते हैं। दूसरा था लंबाई, उसको L1 लिखते हैं। और तीसरा था समय, इसको हम लिखते हैं T1। फिर उसके बाद चौथी थी ताप, उसको लिखा था K1। और 5वां और अंतिम क्या था, विद्युत धारा, इसको लिखते हैं हम A1। सामान्यतः जो हमारे पास प्रकाश की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इनका उपयोग कम होता है इसलिए उनको हम कम लिखते हैं। अगर है तो पदार्थ की मात्रा तो हम लगाएंगे MOL, और प्रकाश की तीव्रता है तो CD कैंडेला। अब कल आपको कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ निकाल के बताई थी और कुछ काम करने को दिया था। जो काम आपको दिया था उसके लिए आपको नोट्स मटेरियल भेजा जा रहा है, उसमें से देखकर आपको नोट करना है। अब जैसे कल मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे, उनमें से 1-2 अपन समझ लेते हैं। तो जैसे आपको दिया था विद्युत विभव, तो विद्युत विभव हमने पढ़ रखा है V बराबर 10th में आप पढ़ कर आए हो W/Q, जहाँ W है किया गया कार्य और Q है उसके ऊपर दिया गया आवेश। तो इसमें कार्य के बारे में तो हम जानते हैं, आवेश क्या है उसकी विमा हमको निकालनी पड़ेगी। तो क्या था, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब Q जो है वो यानी आवेश, इसके बारे में अपन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर IT। कैसे होता है, तो I बराबर होता है Q/T। I यानी विद्युत धारा, Q यानी आवेश, T यानी समय। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I का मान Q/T है, तो Q का मान कितना हो जाएगा, I × T। अब I है विद्युत धारा, T समय है, तो ध्यान देंगे विद्युत धारा तो है इसका A और समय है तो इसका है T। तो मान लगाएंगे तो विद्युत धारा का A1 और समय का T1, एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे तो A1 T1 आ जाएगा। लेकिन क्रम से लिखते हैं, जब इसका क्रम बनाते हैं तो उसमें T पहले आता है, A बाद में आता है। देखो पहले M, फिर L, T, फिर K, फिर A। तो A सबसे आखिर में, उससे पहले T आएगा। इसको हम विमा के रूप में लिखेंगे तो ये हमारी विमा बन जाएगी T1A1। किसकी विमा, आवेश Q की। W की विमा हम कल निकाल चुके थे। W बराबर बल गुणा विस्थापन, तो निकाला था, क्या आया था हमारे पास, M1 L2 T-2। तो W की विमा हमारे पास है, Q की विमा हमारे पास है, हमको विभव की निकालनी है। तो दिस इम्प्लाइज दैट V बराबर W की विमा कितनी है, M1 L2 T-2 बटे में Q की कितनी है, T1 और A1। M अकेला है, M1, L 2 है, T ऊपर है -2, नीचे है +1। ये +1 वाला ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -1 -1 और -2, तो टोटल कितना हो गए, -3। A ऊपर जाएगा तो A हो जाएगा -1। तो इस तरीके से हम V यानी विद्युत विभवांतर, उसकी विमा की गणना कर सकते हैं, विद्युत विभव। बात समझ में आ गई। उसके बाद 2-3 और दिए थे, समझ सकते हैं हम। तो जैसे आपको प्रतिरोध दिया था, प्रतिरोध R, तो क्या होता है, 10वीं में आपने पढ़ा है ओम के नियम से, V बराबर IR। हमको R की विमा निकालनी है तो R बराबर कितना हो जाएगा, V/I। ठीक है, V हम विमा निकाल चुके, कितनी है V की विमा, ये रही हमारे पास। तो M1 L2 T-3A-1 बटे में I यानी विद्युत धारा, और विद्युत धारा मूल राशि है, मूल राशि विमा कितनी है, A1। तो ये बटे में A1 ऊपर ले जाएंगे तो M1 L2 T-3 A-1 पहले से था, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। तो ये किसकी विमा होगी, प्रतिरोध R की।
ऐसी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जिसको कहते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। तो क्या था, रो बराबर RA/L, ये 10वीं क्लास में आप पढ़कर आए हो। रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता, R प्रतिरोध, A क्षेत्रफल और L लंबाई। यानी कोई तार है, तार की मोटाई अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और लंबाई L, इस पर उसका प्रतिरोध निर्भर करता है और विशिष्ट प्रतिरोध कांस्टेंट होता है धातु के लिए। रो इस शब्द को बोलते हैं RHO, अंग्रेजी का शब्द, उसमें रोमन वर्णमाला का शब्द है, तो रो इसको दर्शाते हैं। R प्रतिरोध है, प्रतिरोध की हम निकाल चुके, कितनी आई है, M1L2 T-3A-2। A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई तो L² बटे में ये लंबाई है तो L1। ठीक है, देखेंगे M अकेला है 1, L के 2 + 2, 2 ये रहे गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, T-3 और A-2। सॉल्व करके लिखा तो M1 L के 4 में से 1 गया तो ये 3 बचे, T-3 A-2। तो इस तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध जो रो है उसकी हम विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल जो आपको कल करने के लिए दिए थे उनका मैंने आपको हल बताया है। बाकी आपके पास नोट्स भेज दिए हैं, उसमें से आप बाकी और जो विमाएँ हैं उनके आप मिलान कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। ठीक, अब आगे का काम अपन जो पढ़ने वाले हैं वो समझेंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं विमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। जो विमाएँ हैं, विमीय विश्लेषण है, उसके क्या क्या उपयोग हैं, कैसे कैसे हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो विमाओं के अनुप्रयोग, क्या अनुप्रयोग हैं ध्यान देंगे अपन। तो जो विमीय विश्लेषण है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के अनुप्रयोग होते हैं। पहला जो अनुप्रयोग है वो है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। क्या काम करना है, इसका रूपांतरण करना है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में। एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में इसका कन्वर्जन करना। दूसरा अनुप्रयोग है, कोई भी समीकरण है तो किसी समीकरण की सत्यता किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई समीकरण विभिन्न रूप से सही है या गलत है उसको हम जांच कर सकते हैं। और तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। जो अलग अलग प्रकार की भौतिक राशियां हैं उनके बीच हम आपस में रिलेशन कैसे बना सकते हैं। तो ये 3 अनुप्रयोग हैं, एक बार समझेंगे। पहला अनुप्रयोग क्या है कि एक यूनिट सिस्टम है, कोई एक पद्धति है, उसके मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। पद्धति आपको बताई थी, जैसे MKS पद्धति, दूसरी CGS पद्धति, तीसरी FPS पद्धति। तो कोई भी राशि MKS में उसका मान इतना है, CGS पद्धति में उसका मान कितना होगा, तो इसका रूपांतरण करना किसकी सहायता से, विमाओं की सहायता से।
दूसरा है अनुप्रयोग किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो कोई भी समीकरण हमारे सामने लिखा हुआ है वो विमीय रूप से सत्य है या असत्य है, उसको हम कैसे जांच कर सकते हैं, तो उसकी सत्यता की जांच करना। और तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। अलग अलग प्रकार की राशियां हैं, उनको विमाओं की सहायता से उनके बीच सूत्र क्या होगा, वो सही सूत्र क्या होगा, उसका हम निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ये 3 अनुप्रयोग हैं जो अपने को यहाँ पर पढ़ने हैं। उसमें से अपन पहले अनुप्रयोग के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। पहले तो पहला अनुप्रयोग क्या है, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में रूपांतरित करना। अब क्या है, इसको एक बार समझेंगे। प्रत्येक भौतिक राशि कोई भी क्वांटिटी है उसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आपसे कोई एक भौतिक राशि दे दी, जैसे दे दिया कि एक वस्तु का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है। एक वस्तु का वेग क्या है, 25 मीटर प्रति सेकंड है। अब हम इसको अगर हम गहराई से देखें तो हम देखते हैं इस रिजल्ट में जो भी हमारे पास राशि दी है उसके 2 भाग हैं। एक पहला भाग हमको दिया है, उसका जो संख्या दी है 25, और दूसरा भाग दिया है मीटर प्रति सेकंड। एक तो संख्यात्मक भाग है और एक उसका मात्रक भाग है। संख्यात्मक भाग उसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, तो उसको किससे दर्शाते हैं, एन से। और दूसरा मात्रक मान है, उसको बोलते हैं यूनिट वैल्यू, तो उसको दर्शाते हैं यू से। 2 भाग हो गए, एक संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उसकी यूनिट वैल्यू। अब इसको मीटर प्रति सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दें तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5 बटे 18 का गुणा करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम 18 बटे 5 का गुणा कर देंगे, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुणा किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से काट दिए, ये 5 बार कट गया, 18 पंजे 90, ये हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कोई भी वेग जिसका मान 25 मीटर प्रति सेकंड था, मीटर प्रति सेकंड के मात्रक पद्धति में उसका मान किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इसकी दूसरी पद्धति में। तो यहाँ पर भी देखेंगे संख्या बदल गई, पहले 25 थी अब हो गई 90, और मात्रक भी बदल गया, मीटर प्रति सेकंड के स्थान पर क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान देंगे कि प्रत्येक भौतिक राशि के 2 भाग होते हैं, एक उसका आंकिक मान, दूसरा उसका मात्रक मान। आंकिक मान बदल गया और उसका मात्रक मान बदल गया, लेकिन राशि वही की वही रही, दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब v बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड। हम इसको लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में लिख देंगे तो हम क्या लिख देंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी राशि है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पहली पद्धति है तो n1 और मात्रक वैल्यू पहली पद्धति है तो u1 बराबर होता है किसके, दूसरी पद्धति में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी n2 और मात्रक वैल्यू तो u2। तो n1 u1 का मान किसके बराबर होता है, n2 u2 के बराबर। बात समझ में आ गई। इसी फॉर्मूले का अपने को उपयोग करते हुए इस चीज़ का हम उपयोग करने वाले हैं विमाओं का। तो कैसे करने वाले हैं, तो अभी जो बताया कि कोई भी भौतिक राशि होती है उसके 2 भाग होते हैं, एक उसका आंकिक भाग और एक उसका मात्रक भाग। पहली पद्धति है तो 1 लगा दिया और दूसरी पद्धति है तो उसको हमने क्या लगा दिया, 2। इसका मतलब है ये आपस में बराबर हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, n1 u1 का मान n2 u2 के बराबर। इसमें से अगर हमको u2 की गणना n2 की गणना करनी है तो n2 बराबर कितना हो जाएगा, n1 u1 और बटे में u2, n1 u1 बटे में u2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले का हमको उपयोग करना है और इसकी सहायता से हम क्या काम कर सकते हैं, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में रूपांतरित कर सकते हैं। एक उदाहरण समझेंगे, उसको करके देखेंगे हम, समझिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक कोई वस्तु है वो किसी न किसी चाल से चल रही है और उसकी चाल को किसी एक पद्धति में दिया दूसरी पद्धति में बदलना है, विमाओं का उपयोग करते हुए बदलना है, सीधे सीधे नहीं बदलना। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हमने मान लिया कि एक कार हमने मान लिया 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है।
इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। तो इसकी चाल कितनी होगी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। वैसे तो 5/18 का हम गुणा करके सीधे सीधे निकाल सकते हैं, लेकिन विमा का उपयोग करते हुए हम कैसे करेंगे, ध्यान देंगे एक बार। सॉल्यूशन समझें इसका। 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसका नया मान कितना होगा अगर मात्रक मीटर प्रति सेकंड में रूपांतरित कर दें। तो क्या दिया है, हम इसमें सवाल में देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो हमको दे रखी हैं। एक तो दे रखा है हमको जैसे N1 कितना है 120, U1 कितना दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। अभी किलोमीटर लंबाई का मात्रक है तो विमा कितनी हो जाएगी इसकी L1, और ये घंटा समय का मात्रक है तो T1, घात दोनों की 1। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कितनी हो जाएगी इसकी विमा, ये विमा होगी हमारे पास L1 T1 -1, ठीक है। N2 का मान हमको पूछा है कितना होगा, संख्यात्मक मान, और U2 यानी दूसरी पद्धति में मात्रक वो कितना दिया हुआ हमको, मीटर प्रति सेकंड। मीटर लंबाई का मात्रक है तो विमा हो जाएगी इसकी L, दूसरी पद्धति है तो 2 घात 1, समय दूसरी पद्धति है T2 और घात 1, तो ऊपर जाएगा तो L2 T2 +1 और -1 इसकी घात है, ठीक है। अब हमको उपयोग करना है ये सूत्र, N2 का मान हमको ज्ञात करना है। सूत्र होता है N1 U1 बटे में U2। इसी सूत्र का उपयोग करते हुए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा तो ध्यान देंगे। हम जानते हैं N2 बराबर N1 U1 बटे U2, ठीक है। मान लगाया, N का मान 120, U1 का मान L1 T1 -1 बटे L2 T2 -1 बराबर, सेपरेट करके लिखेंगे तो L वाले एक ब्रैकेट में लिख दो, तो L1 बटे L2 एक ब्रैकेट में आ गया, घात +1, T1 बटे T2 दूसरे ब्रैकेट में आ गया, घात -1। बात समझ में आ गई। आप ध्यान दीजिए 120 L1 कितना है किलोमीटर और L2 कितना है मीटर, मान लगा दो। तो ये तो हो गया हमारा किलोमीटर और ये हो गया मीटर, घात कितनी है 1। ऐसे ही T1 कितना है आवर यानी घंटा, और T2 यानी सेकंड, तो ये आवर अपॉन सेकंड यानी घंटा प्रति सेकंड, और घात कितनी इसकी -1। 120। अब देखिए किलोमीटर और मीटर में बड़ी राशि कौन सी है, तो अभी इसलिए हम जानते हैं बड़ी राशि क्या है किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो 1000 मीटर, बटे में ये मीटर है, घात 1। घंटा और सेकंड में बड़ी राशि क्या है, तो घंटा बड़ी राशि है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं तो 60 × 60 यानी 3600 सेकंड बटे सेकंड, -1। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, ये बचा हमारे पास 120 और ये बचा 1000। इसको हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, घात 1, ये 3600 घात -1। इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का होने के लिए बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 गुणा 10 की घात 3 और ये बटे में आ जाएगा 3600। 1 0 से 1 0 कट गया, बाहर से काटेंगे 3 बार यानी 30 हो गया, ये बटा बचा हमारे पास 1000 और बटे 30, 0 से 0 काट दिया, कितना बचा 100 बटे 3, भाग दे देंगे तो 33.33। क्या चीज़ आ गई ये N2 यानी संख्या हमसे पूछा है, तो अतः हमारे पास जो उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, तो अतः स्पष्ट है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 33.33 मीटर प्रति सेकंड।
तो एक पद्धति में जिसकी चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर कितनी आ गई? 33.33 मीटर प्रति सेकंड। संख्या बदल गई और मात्रा भी बदल गई। तो इस प्रकार हम इसका रूपांतरण कर सकते हैं एक पद्धति से दूसरी पद्धति में। बात समझ में आ गई? चलिए एक सवाल एक उदाहरण और समझते हैं, बाकी आपको न्यूमेरिकल करने के लिए दिए जाएंगे, उनको आपको करके देखना है। बुक अगर ले रखी हो तो बुक इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और उसका सवाल करना शुरू कर दीजिए। जो प्रश्न आपको नहीं आए वो पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल केवल प्रैक्टिस करने की चीज़ होती है, तो जितने ज़्यादा आपने न्यूमेरिकल कर लिए वही टॉपिक आपको समझ में आएगा, वही टॉपिक आपको कंसेप्चुअल क्लियर होगा। अब थोड़ा सा अच्छा सवाल लेते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने एक दूसरा सवाल ले लिया कि एक पद्धति में, जैसे पद्धति हमने पढ़ी थी MKS और एक पद्धति पढ़ी थी हमने CGS। तो MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, आपको बताया भी था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो MKS पद्धति में दस न्यूटन बल का मान CGS पद्धति में बदलने पर कितने, मात्रा जो CGS पद्धति में होता है बल का वो होता है, MKS में तो न्यूटन है, CGS पद्धति में जो बल का मात्रा होता है वो होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। तो कितने डाइन होगा? तो प्रश्न क्या है कि 10 न्यूटन बल है, इसका मान CGS में बदलेंगे यानी डाइन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? MKS पद्धति में 10 न्यूटन है तो CGS पद्धति में उसका मान कितना होगा? सॉल्यूशन इसका समझेंगे। प्रश्न समझ में आ गया? तो प्रश्न ये पूछा है कि 10 न्यूटन बराबर कितना होगा अगर हम इसको CGS यानी डाइन में बदलते हैं। न्यूटन जो है वो MKS पद्धति का मात्रक है और डाइन जो है वो CGS पद्धति का मात्रक है। प्रश्न हमारे पास ये हो गया। तो ध्यान देंगे इसमें संख्या दिया है। तो क्या दिया हुआ है? N1 का मान 10 और इसका U1 वो क्या दिया है? न्यूटन। U1 का मान क्या दिया है? न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक होता है और बल की विमा कल आपने निकाली थी, कितनी आई थी? तो M1 L1 -2, M1 L1 T -2। पहली पद्धति है सभी को हमने 1 लगा दिया। MLT -2 होता है तो M1 L1 और T -2। N2 का मान हमको ज्ञात करना है और U2 का मान कितना हो जाएगा? जो हमको डाइन में दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा? MLT -2 है, दूसरी पद्धति तो 2, M1 L1 M21 L21 और T2 की पावर -2। यहाँ पर तीनों 1 थे, यहाँ तीनों 2 हैं। घात 1 1 -2 1 1 -2, ये घात -2 है। ठीक है, अब हमको उपयोग करना है तो हम जानते हैं N2 बराबर N1 U1 बटे में U2। मान लगा दीजिए। तो N1 का मान है 10, ये M1 L1 T -2, पहली पद्धति तो 1, इसमें लगाया तो M1 L1 T -2, दूसरी पद्धति तो सबको 2 कर दो। N2 बराबर सेपरेट करेंगे तो M वाले एक ब्रैकेट में तो M1 बटे M2, घात कितनी हो जाएगी इसकी? -1। L1 बटे L2, घात कितनी हो जाएगी? 1। और ये T1 बटे T2, घात कितनी हो जाएगी? -2। ठीक, अब देखिए 10, M द्रव्यमान की विमा होती है, L लंबाई की विमा होती है, T समय की विमा होती है। तो ये द्रव्यमान, ये लंबाई, ये समय, ये द्रव्यमान, ये लंबाई, ये समय, पहली पद्धति में दूसरी पद्धति, पहली पद्धति में दूसरी पद्धति में, ये पहली पद्धति में लंबाई, दूसरी पद्धति में लंबाई, पहली पद्धति में समय, दूसरी पद्धति में समय। तो ध्यान देंगे पहली पद्धति है हमारी MKS,
तो जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा किलोग्राम में, लंबाई होगी वो मीटर में, समय होगा वो सेकंड में। दूसरी पद्धति है हमारे पास CGS। तो CGS में जो द्रव्यमान होगा वो होगा ग्राम में, लंबाई होगी वो सेंटीमीटर में और समय होगा वो सेकंड में। तो ये हमने लगा दिया किलोग्राम बटे में ग्राम। हिंदी में लिख देता हूँ एक बार। तो ये है किलोग्राम बटे में ग्राम घात 1, मीटर बटे में सेंटीमीटर घात 1, सेकंड और बटे में सेकंड घात -2, N2 बराबर, तो ये 10। किलोग्राम और ग्राम में बड़ी राशि कौन सी है, तो बड़ी राशि है किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बटे में ग्राम घात 1। मीटर और सेंटीमीटर में बड़ी राशि कौन सी है, तो बड़ी राशि मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बटे में सेंटीमीटर घात 1। सेकंड सेकंड दोनों बराबर है, सेकंड बटे सेकंड घात -2। तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेकंड से सेकंड, ठीक है, मात्रा कट गए, अनुपात है इसलिए। तो 10 पहले ब्रैकेट में बचा 1000 घात 1, दूसरे ब्रैकेट में बचा 100 घात 1, इसमें बचा 1 घात -2। 10 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 और इसकी होल पावर 1। 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2 होल पावर 1, और 1 की कोई भी पावर हो उसका मान 1 आएगा, चाहे प्लस की चाहे माइनस की। तो ये बचा 10, और गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ये एक बार जोड़ने से पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो 10 की घात 3 का घात 1 है, 10 की घात 3, 10 की घात 2 की घात 1 है तो 2, और गुणा में 1। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 और 3 कितनी होगी 5, तो 10 गुणा 10 की घात 5। या और लिखना चाहें तो इसको 10 की घात 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको संख्या 10 दी है तो 10 के पदों में लिख रहे। तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया, N2 बराबर आ गया 10 गुणा 10 की घात 5। अब आंसर क्या होगा उसको देखेंगे, जैसा अभी अपने पिछले साल में लिखा। तो अतः स्पष्ट है, तो क्या बात स्पष्ट है, तो 10 न्यूटन बराबर अज्ञात राशि N2 थी, उसका मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना आया 10 गुणा 10 की घात 5। तो 10 गुणा में 10 की घात 5, और मात्रक क्या होगा इसका डाइन। तो 10 न्यूटन का मान 10 गुणा 10 की घात 5 डाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने पहला अनुप्रयोग जो विमाओं का था उसके बारे में आपने अध्ययन किया। इनके सवाल 1-2 मैंने आपको बताए करके, और कुछ सवाल आपको अब क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको आपको करके दिखाना है, ठीक है। थैंक यू।